हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प। माई सेल्फ एसके। जैसे कि आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स में हमारे अभी 15 लेक्चर हो चुके हैं। आज मैं 16 लेक्चर लेकर आया हूँ। पिछला लेक्चर जो है इंडियन बैंक्स का जो है डेवलपमेंट देखा था हमने कि कैसे 1770 से लेके कैसे आपका 2020 तक या फिर 2000 तक ये बैंकों का विकास हुआ है। उसके बीच में जो है ये डेट जो मैंने आपको बताई है 1770 से लेकर 2020 तक या 2000 तक, उसके बीच में एक डेट आ जाती है 1935। तो उस 1935 में एक बैंक का गठन हुआ था, आरबीआई बैंक, जिसको केंद्रीय बैंक कहा गया। तो मैंने आपसे कहा था कि इसको अलग से डिस्कस करेंगे, तो आज वो अलग से डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी अलग इंपॉर्टेंस है। केंद्रीय बैंक की जो है किसी भी देश में अलग इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हर किसी देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, क्योंकि उसके अलग काम होते हैं, उसके कार्य अलग होते हैं, उसका फंक्शन अलग होता है। तो वो हम आज समझेंगे। तो पहले तो यही कि इसके गठन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब कि ये क्यों बनाया जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आगे जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, कार्य क्या क्या करता है, पता होना चाहिए आरबीआई से रिलेटेड। तो आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आज हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, चलिए गठन की बात करते हैं। गठन से मतलब यह है इसका निर्माण या फिर इसको बनाया क्यों जाता है। देखो, किसी भी देश में केंद्रीय बैंक की एक ज़रूरत होती है। हर किसी देश में केंद्रीय बैंक की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि केंद्र के लेवल पर देश को जो है एक तरीके से बांधने का काम कौन करता है, मौद्रिक नीति के मामले में वो करता है आपका आरबीआई या फिर केंद्रीय बैंक। और इसको थोड़ा सा भी और हल्के लैंग्वेज में लेकर चलते हैं। केंद्रीय बैंक वह सर्वोच्च संस्था है जो मुद्रा एवं मुद्रण का कार्य करता है। मतलब कि अगर किसी देश में केंद्रीय बैंक नहीं होगा तो नोट छापने का काम कौन सा बैंक करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। अगर डिसाइड हो गया कि ये वाला करेगा तो फिर इस तरीके से वो सेंट्रल बैंक हो गया, बीच का बैंक हो गया, केंद्रीय बैंक हो गया। तो इसलिए पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि किसी देश में नोट को छापने का काम कौन करेगा। वो करेगा आपका एक बैंक होगा, जिसको एक सेंट्रल बैंक दे देंगे या उसका नाम रख देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग जो है अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो केंद्रीय बैंक, तो जहां पर मुद्रा एवं मुद्रण का कार्य किया जाता है। मुद्रा को छापते हैं, पैसों को छापने। मुद्रण का मतलब छापने, मुद्रण का मतलब छापने से होता है, मुद्रा का मतलब आपको पता है पैसे से। तो ये आपका जो है केंद्रीय बैंक वह सर्वोच्च संस्था है, एक सर्वोच्च संस्था है जो मुद्रा एवं मुद्रण का कार्य करता है, पैसे को छापने का काम करता है। और इसी में इंपॉर्टेंट है कि इसी मुद्रा को यह वितरण का काम भी करता है। वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। छापने के बाद रिजर्व बैंक अपने रिजर्व में नहीं रखेगा, इसको पूरे देश में पहुंचाना है उस पैसे को। तो कैसे पहुंचाएगा, वो आरबीआई की टेंशन है, कैसे पहुंचाएगा। तो वो सारे फंक्शन हम जानेंगे कैसे पहुंचाएगा। लेकिन किसी देश में क्यों जरूरत है मैं आपको बता रहा हूं, मुद्रा को मुद्रण के लिए। क्योंकि देश में पैसा कहां से आता है, वो आरबीआई छापता है, आप लोगों को पता है। इसी के साथ और भी इसके कार्य हैं गठन के, जैसे फॉरेन रिजर्व या फॉरेन करेंसी जो होती है, विदेश की जो करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी जिसको बोलते हैं। तो वो फॉरेन करेंसी जो है उसका देखरेख कौन करेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा फॉरेन करेंसी की। कोई अगर सामान्य बैंक करेगा तो वो कौन करेगा, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक केंद्रीय बैंक बना देते हैं कि ये सारे डिटेल जो है विदेश से कनेक्ट रहेगा, या फिर जो विदेश से आने वाली मुद्रा है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो, या और भी करेंसी है, वो अपने पास रखेगा। क्यों रखेगा, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम विदेशों से अगर व्यापार करते हैं तो आपको उनकी करेंसी उन्हें देनी पड़ेगी, वो आपका रुपया नहीं लेंगे। तो वो रुपया नहीं लेंगे तो उनका पैसा हमारे पास सबमिट होना चाहिए। तो वो फाइनल तौर पर जो पैसा जमा करती है विदेशी, तो वो करती है आपकी आरबीआई। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस करने वाले हैं, व्यापारी लोग हैं, वो बाहर से अगर कोई चीज खरीदेंगे तो उस स्थिति में आपका एक सेकंड, तो मैं आपसे बोल रहा था कि किस तरीके से जो है आपका हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व जो है या फिर विदेशी मुद्रा को रखा जाता है। विदेशी मुद्रा को रखने का तात्पर्य यही है कि जो पैसा अगर विदेशी का होगा हमारे पास होंगे तो हम जो है व्यापार अच्छे से कर सकते हैं बाहर से। नहीं तो हमारे पास अगर विदेशी मुद्रा नहीं है तो उस स्थिति में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो हमसे हमारा पैसा नहीं लेंगे, अपना ही डॉलर या फिर इंटरनेशनल करेंसी जिसको बोलते हैं वो लेंगे।
तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास होना चाहिए, तो उसको जो है मैनेज कौन करता है, उसका प्रबंधन कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई का होना इसलिए ज़रूरी है। और भी जो है अगर देखा जाए आरबीआई का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वित्तीय मामलों में जो सरकार होती है इतनी ज़्यादा क्या नहीं होती है, निपुण नहीं होती है। तो जब वित्तीय मामलों में इतनी वो निपुण नहीं होती है तो आरबीआई में जो बैठे गवर्नर हैं, आरबीआई में बैठे जो अर्थशास्त्री है वो वित्तीय मामले में बहुत निपुण होते हैं। तो उसी वित्तीय मामलों में जो है मार्गदर्शन देना सरकार को इसी आरबीआई का या केंद्रीय बैंक का कार्य होता है कि ये आप ये पॉलिसियाँ जो है होनी चाहिए देश में। सरकार कहती है बनाओ, तो उस स्थिति में जो है मार्गदर्शन करती है कौन, आरबीआई। तो इसलिए आरबीआई का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये मुद्रण करती है, पैसों को छापती है, फिर उसको जो है बाजार में वितरित करती है अपने बैंकों के माध्यम से। छोटे छोटे बैंक, मतलब कि आरबीआई एक बड़ा बैंक है, उसके कंपेयर में और छोटे बैंक है, एसबीआई, बड़ौदा और भी और इलाहाबाद बैंक, तो उनके माध्यम से अपना पैसा भेजती है। फॉरेन रिजर्व रखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी और आगे जो है वित्तीय मामलों में जो है मार्गदर्शन देगी। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट्स इससे रिलेटेड चीज़ें समझ लेते हैं। आपने ये समझ लिया होगा कि गठन की ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर गठन क्यों होता है। चलिए अब मेन चीज़ें आपकी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत लोकल सी चीज़ थी जो मैंने आपको भी बता दी है। अब हम समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1934 में 1934 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अधिनियम पारित हुआ था। 1934 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक अधिनियम एक पारित हुआ था। उसके तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आरबीआई की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो जब इसकी स्थापना हुई तो मैं आपको बता देता हूं, आरबीआई में जो है एक बॉडी काम करती है, उसमें जो है आरबीआई में एक तो गवर्नर होता है, और 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। आरबीआई में जो है जो बॉडी होती है उसकी एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, मतलब उससे छोटे गवर्नर। बड़ा एक ही होगा जो सिग्नेचर करता है पैसों पर। आप देखते होंगे सुब्बा राव, आपने रघु राजन भी देखा होगा, आपके जो करंट है वो भी आप देखेंगे। तो ये जो है सिग्नेचर करते हैं, इशू करते हैं। चलिए वो भी समझेंगे अभी। तो ये आपको समझ में आ चुका। 1935 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में 1 अप्रैल को जो है आरबीआई की स्थापना हो गई। इसकी बॉडी जो होती है, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई के अंदर है। मुख्यालय कहाँ पर है, बॉम्बे के अंदर। पहले ये मुख्यालय जो था कोलकाता में था, लेकिन 1938 के बाद ये जो है अब आपका कहाँ पर हो चुका है, 1938 के बाद मुंबई में हो चुका है। जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो कोलकाता में था। इस चीज़ को समझते रहना, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रथम गवर्नर जो थे हमारे इसके ऑसबॉर्न जो है हमारे प्रथम गवर्नर थे, ऑसबॉर्न, ठीक है। और जो हमारे आज़ादी के बाद जो प्रथम भारतीय गवर्नर रहे हैं, इसके जो प्रथम गवर्नर रहे हैं वो आपके ऑसबॉर्न थे, जो अंग्रेज थे। प्रथम जो भारतीय गवर्नर रहे हमारे वो रहे सीडी देशमुख। कौन रहे हैं, सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो हमारे शक्तिकांत, ठीक है। तो तीनों याद रखना। ऑसबॉर्न सबसे पहले रहे हैं, 1935 के बाद 1936 में बने थे वो। अभी जो आपके 1948 में या 49 में जो बने थे, 1949 में, तो वो सीडी देशमुख बने थे। और शक्तिकांत जो है वर्तमान में। जब ये आरबीआई की स्थापना हुई थी तो ये एक निजी बैंक था। कैसा बैंक था, निजी बैंक था, प्राइवेट लोगों का बैंक था। जब 1935 में इसकी स्थापना हुई थी तो एक ये प्राइवेट लोगों का बैंक था, निजी लोगों का बैंक था। लेकिन जैसे ही 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1949 में क्या किया, सरकार ने जो भी निजी लोगों के थे, ये सारे के सारे निजी लोगों के शेयर खरीद लिए और इसको क्या कर दिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। कब, 1949 में नेशनलाइजेशन। पहले भी बता चुका हूं मैं, नेशनलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीयकरण। क्या, राष्ट्रीयकरण, मतलब कि जो प्राइवेट बैंक था, कभी केंद्रीय बैंक जो था ये उस टाइम पर, इसको जो है 1949 में कैसा बैंक घोषित कर दिया, इसको आपका नेशनलाइजेशन इसको घोषित कर दिया। मतलब कि इसको सरकारी संपत्ति में बना दिया। समझ में आ रहा है ना। तो ये कैसे कैसे इसका विकास हो रहा है आरबीआई के बारे में। 1949 में इसको क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया इसका। ये इसके गवर्नर रहे हैं, बॉडी में इसके एक गवर्नर होता है और बाकी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मैंने मुख्य बता दिया आपका। और इसके जो है 4 स्थानीय बोर्ड भी होते हैं। ये तो मेन बोर्ड हो गया,
ये तो मेन बोर्ड हो गया, केंद्रीय बोर्ड हो गया। लेकिन इसी तरीके से कुछ लोकल बोर्ड भी होते हैं इसके। लोकल बोर्ड का मतलब ये तो मेन हो गया, केंद्रीय बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ों को देखता है। लेकिन कुछ स्थानीय बोर्ड भी हैं, जैसे कोलकाता के अंदर है, बॉम्बे के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, और आपका इसी तरीके से कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है। इनको बोलते हैं स्थानीय बोर्ड। स्थानीय बोर्ड, लोकल बोर्ड किसके, आरबीआई के, जो वहाँ पर काम करेंगे, जो दिल्ली में काम करेंगे, जो बॉम्बे में काम करेंगे। बॉम्बे में मुख्यालय भी है और ये भी है, ठीक है, लोकल, और इसके बाद चेन्नई में भी है। तो ये आपके स्थानीय बोर्ड किसके, आरबीआई के स्थानीय बोर्ड। जैसे मेन हो गया, और मेन के साथ 4 बोर्ड हो रहे हैं, लेकिन वो लोकल हैं, जहाँ जहाँ वो वहाँ पर है। जैसे कि आपका कलकत्ता में हो गया, दिल्ली, और आपका मुंबई, और आपका चेन्नई में। ये स्थानीय बोर्ड है। स्थानीय बोर्ड में भी क्या है, एक क्या होता है, बोर्ड होता है। उस बोर्ड में जो लोग हैं उसके जो कार्यकाल होता है वो ओनली 4 साल का होता है। लेकिन इसमें आरबीआई में जो बोर्ड है उसमें लोगों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। जैसे गवर्नर बन गए, वो 5 साल के लिए कम से कम बनते हैं। ऐसे डिप्टी गवर्नर हो गए, वो भी 5 साल के लिए डिप्टी गवर्नर या गवर्नर रहेंगे। इसी तरीके से इसमें जो स्थानीय बोर्ड में जो बनते हैं वो 4 साल के लिए गवर्नर बनते हैं, या फिर 4 साल के लिए डिप्टी गवर्नर, क्योंकि इसका भी ऐसी स्ट्रक्चर है। लेकिन ये स्थानीय है, लोकल है, मेन आपका यही है, ठीक है। अभी इसी से आरबीआई से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानेंगे हम कि आरबीआई से रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन। इसको जल्दी बनाइए आप। अब मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन बताता हूं इससे रिलेटेड। देखो, आरबीआई का जो 1949 में जो नेशनलाइजेशन हुआ है, और 1934 में एक अधिनियम आया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होगी। तो 1949 में जब इसका नेशनलाइजेशन हो गया था, तो मैं आपको बता दूं 1946 और 1947 में जो संविधान बना है हमारा, 1948 में जो संविधान बना है, आरबीआई का उसमें उल्लेख नहीं है। मतलब कि अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, संविधान में आरबीआई का उल्लेख नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक इसकी जो है बॉडी होती है, एक केंद्रीय बॉडी होती है, एक स्थानीय बॉडी होती है। एक नहीं, 4 होती हैं, 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं। तो उसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, और एक 5 साल का कार्यकाल होता है। स्थानीय बोर्ड में सिर्फ 4 साल का उनका कार्यकाल होता है। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं आपको इसके कुछ फंक्शन बताता हूँ, कार्य जो मुख्य है हमारे। फंक्शन मतलब कि कार्य, मतलब कि आरबीआई कार्य क्या क्या करता है। तो पहला जो कार्य करता है, इशू करेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। इसका मतलब यह है कि आपका वो इशू करता है। इशू का मतलब उनको निर्गमन बोलते हैं, या फिर छापना भी एक तरीके से बोलते हैं, और फिर उनको जो है वितरण करता है सोसाइटी में जो है, या फिर समाज में, या फिर बाजार जिसको बोलते हैं। बाजार इस लैंग्वेज में बोलते हैं। बाजार में उसको क्या करता है, वितरित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, 1 रुपये का नोट या सिक्का, 1 रुपये का नोट या सिक्का जो इशू करता है वो करता है आपका वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय, ऐसे लिखिएगा आप, वित्त मंत्रालय। फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फाइनेंस जो आपका मंत्रालय होता है, वो इस चीज़ को 1 रुपये के नोट को या फिर 1 रुपये के सिक्कों को क्या करता है, इशू करता है। लेकिन उसके बाद जो चाहे 5 का हो, 10 का हो, 100 का हो, चाहे 200 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, उसको जो करता है आरबीआई इशू करता है। आरबीआई इशू करता है, क्या करता है, आरबीआई इशू करता है। और इसी आरबीआई जो पैसा ये आ रहा है, ये तो सिर्फ 1 रुपये के नोट और 1 रुपये के सिक्कों को इशू करता है, और उससे छोटे 50 पैसे या जो भी छोटा होगा उनको इशू करता है। लेकिन ये सभी तरह के नोट को इशू करता है। और उसके बाद इशू करने के बाद उनको क्या करता है, वितरित करता है। कहाँ पर, बाजार में। बाजार में किस तरीके से वितरित करता होगा, बैंकों के माध्यम से। जो बैंक है छोटे छोटे, इसकी कंपेयर में, जैसे स्टेट बैंक में पैसा भेज दिया, वहाँ से बाजार में जाएगा, पंजाब में भेज दिया, बड़ौदा में भेज दिया, इलाहाबाद में भेज दिया, तो इन बैंकों में भेज देता है, ये समाज में या बाजार में पहुँचा देते हैं। तो ये काम कौन करता है, आरबीआई ही करता है। देखो, आरबीआई को अगर हमने मुद्रण का मतलब पैसे छापने की जो है अथॉरिटी दे रखी है भारत सरकार ने, तो वो ऐसे नहीं कि जब आरबीआई की मर्जी हुई तब आपका वो उसका पैसा है छापने लगा, पैसा छाप। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जो है सरकार क्यों ये पैसा नहीं छाप सकती, पैसा छापे। फिर ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो देश खत्म हो जाएगा कि अपनी मनमाफिक जो है पैसा छाप रहे हो आप, ऐसा हो नहीं सकता। अर्थव्यवस्था बेकार हो जाती है। देखो, पैसा छापने के लिए जो है एक रूल बना रखा है सरकार ने,
मिनिमम रिजर्व, एक तरीके से छोटा वर्ड पे जो है मिनिमम रिजर्व। आपका मिनिमम रिजर्व का मतलब ये है कुछ एक रिजर्व होना चाहिए मिनिमम मात्रा में। तो सरकार, रिजर्व बैंक ने जो है 1957 में इस तरीके का जो है एक ढांचा बनाया और उसमें इसने ये बात कही 1957 के बाद से कि हमारे पास जब तक 200 करोड़ की संपत्ति नहीं होगी तो तब तक हम जो है पैसा नहीं छापेंगे। 200 करोड़ की संपत्ति से मतलब ये है कि 200 करोड़ रुपए आरबीआई के पास क्या होने चाहिए, 200 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रिजर्व होने चाहिए। 200 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जो होने चाहिए रिजर्व होने चाहिए। वो चाहे 115 करोड़ रुपए का कम से कम, 115 करोड़ का कम से कम सोना होना चाहिए और उनमें से जो बच रहा है 85 करोड़ उसका जो है फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। फॉरेन करेंसी जब ये होगा तभी वो पैसे छापेगा, ऐसे नहीं कि मनमाफिक पैसे छाप रहा है। 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, उसमें आरबीआई कहती है कि 115 करोड़ का कम से कम गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ का कम से कम फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, विदेशी पैसा होना चाहिए। देखो ज़्यादा पैसे छापने के नुकसान आपके ये भी हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे क्या नुकसान है। अगर किसी देश में आरबीआई पैसे पे पैसा छाप रहा है और फिर वो वितरित कर रहा है, तो जब वो जाएगा बाजार में, बाजार का मतलब लोगों के पास, तो उनके पास इतना अथाह पैसा हो जाएगा, इतना अथाह पैसा हो जाएगा, क्योंकि छापने पे लगे पड़े हैं वो पैसा जो है। अब वो लोगों के पास जब पैसा हो जाएगा तो लोगों के पास जब पैसा होने के कंपेयर में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। जैसे कि एक धनिया खरीदना है, धनिया है बहुत कम, थोड़ा बहुत बचा है, तो एक गया उसके पास पैसा इतना है, उसने कहा कि मुझे धनिया दे दो, वो कह रहा दूसरा मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए, वो कहेगा मुझे चाहिए, वो कहेगा मैं इसके 1000 रुपये दूंगा इतने धनिया के, वो कहेगा मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा, तीसरा कहेगा नहीं मुझे चाहिए, मुझे 3 करोड़ रुपये दूंगा। तो मतलब आप देख रहे हो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर इतना पैसा छपने लगा तो लोगों के पास इतना पैसा आ जाएगा तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। धनिया जैसी चीज़ जो है या फिर प्याज जैसी चीज़ जो लोकल इसेंशियल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, पैसे की वैल्यू नहीं समझेंगे वो, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा आ जाएगा। वो तो छाप तो रही है सरकार, वो दे रही है। तो आलू ले लो या फिर कोई ऐसी चीज़ ले लो जो बहुत, सुई भी करोड़ रुपये की बिकेगी कि एक ही सुई है बस देख लो, तो वो कहेंगे मैं लूँगा, पैसों की कोई टेंशन है नहीं, पैसा बहुत है, छप ही रहा है पैसा। तो वो बहुत हिसाब से पैसा छपता है। आगे भी मैं बताऊंगा क्या रीज़न है, ज़्यादा नहीं पैसे छापने का, हिसाब से या फिर इकोनॉमी के हिसाब से पैसा छपता है। जिम्बाब्वे का हाल आपको पता होगा, जिम्बाब्वे एक देश है, वहाँ पे यही घटना हुई थी कि बहुत पैसा छाप लिया था। तो बाजार करने जाते थे तो एक झोला भर के लेके जाते थे और इतनी सी जो है एक पॉलीथीन भर के सामान लाते थे। झोला भर के पैसा लेके जा रहे हैं, आपकी टोकरी भर के पैसा लेके जा रहे हैं, लेकिन इतना सा पन्नी भर के जो है सामान लेके आ रहे हैं, सब्जी आलू ये वो। तो वो ऐसा कुछ बेकार हो जाता है देश, अर्थव्यवस्था बेकार हो जाती है, कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है, इंटरनेशनल। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपका जो है इशू करेंसी एंड डिस्टर्बिंग, कौन फंक्शन किसका है, आरबीआई का। आरबीआई ये कार्य करती है, ठीक है, आरबीआई ये कार्य करती है तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ये आपको मिनिमम रिजर्व को भी ध्यान रखना है, 1957 से ये तय किया है, इसको जल्दी बनाइएगा। आप आगे की तरफ भी देखते हैं क्या है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो हम जो देखेंगे आगे वो देखेंगे सरकार का बैंक। सरकार का बैंक दूसरा काम करता है सरकार का बैंक के रूप में, सरकार के बैंक के रूप में। सरकार के बैंक के रूप में का मतलब यह है कि सरकार को अगर कहीं से पैसा मिल रहा है तो वो आरबीआई में मंगवाता है। अगर वर्ल्ड बैंक से उधार लेना है या फिर आईएमएफ जो विदेश इंटरनेशनल संस्था है जिनसे उधार लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, तो वो आरबीआई उनसे लेता है सरकार के कहने पर उधार, और फिर जो है भुगतान सरकार के कहने पर ये आरबीआई करता है, जिसको सरकार कहती है। तो सरकार का बैंक है ये, सरकार का बैंक है, सरकार के कहने से कहीं से पैसा लेता है, सरकार के कहने से कहीं पर भुगतान करता है। नहीं तो अगर ये आरबीआई नहीं होगा तो कौन करेगा इस काम को, सरकार थोड़ी करती फिरेगी, सरकार तो और कुछ देख रही है। तो ये आरबीआई करता है। और सरकार को जो मैंने पहले भी बताया है आर्थिक या फिर वित्तीय, आर्थिक या फिर वित्तीय जो आपके मामले होते हैं, वित्तीय मामले मतलब कि पैसों से रिलेटेड मामलों में जो है मार्गदर्शन या इकोनॉमी के लिए मार्गदर्शन जो करता है वो आपका कहीं ना कहीं आरबीआई भी करता है। तो आरबीआई का होना इसलिए ज़रूरी है। अब आरबीआई का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि सरकार अगर कहीं पर पैसा ट्रांसफ़र कराना चाह रही है तो वो आरबीआई के माध्यम से करती है, क्योंकि बैंक सरकार
कि बैंकों का जो अकाउंट होता है, सरकार का जो अकाउंट होता है वो किस में, आरबीआई में होता है। कहाँ होता है, आरबीआई में। इन सरकारों का, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार हो चाहे वो आपकी राज्य सरकार हो, इनके जो है अकाउंट कहाँ पर होते हैं, इनके अकाउंट होते हैं इस आरबीआई के अंदर। तो आरबीआई के अंदर जब इनके अकाउंट होते हैं तो उसी हिसाब से वो इसका यूज करते हैं और आपका प्रयोग करते हैं। बैंकिंग कार्यों से जुड़े भी सारे कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। जो भी बैंकिंग कार्य है कौन करता है, आरबीआई करता है, सरकार के, और कोई नहीं करता है। आर्थिक सलाह भी कौन देता है, ये आपका आरबीआई ही देता है। पैसे ट्रांसफर कौन करता है, तो ये सरकार का बैंक है। सरकार के बैंकिंग से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, मार्गदर्शन से रिलेटेड, उधार भुगतान, ये सारे काम करता है आपके सरकार का बैंक। सरकार का एजेंट मान लो इसको, या सरकार का सलाहकार मान लो, ये सब आपका कौन है, आरबीआई है। ठीक है, ये सारे काम आप देख रहे हो ना, सारे के सारे काम कौन करता है, सरकार का बैंक है, आरबीआई करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सरकार का बैंक बोलते हैं। चलिए आगे इसको हम करते हैं। आगे किस तरीके का आपको जो है इसमें और भी पॉइंट्स है, जैसे किस तरीके के पॉइंट आपको भी लग रहे होंगे कि क्या क्या काम और करता होगा। बहुत सारे काम है। जैसे इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। तीसरा अगर मैं पॉइंट बोलूं, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक मतलब कि बहुत सारे बैंक हैं, उनका ये एक बैंक है। तो बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उनको क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे कि आपको पता है आरबीआई रेगुलेशन अधिनियम बनाया था। आरबीआई रेगुलेशन अधिनियम मतलब कि आरबीआई जो है रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, रिजर्व रेगुलेशन या फिर केंद्रीय रेगुलेशन एक्ट बनाया 1949 में। इस 1949 में जो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट बनाया था, इसके तहत ये कहा गया था कि जो सामान्य बैंक होंगे, ये सामान्य बैंक नहीं है, ये जो सामान्य बैंक होंगे एसबीआई, बड़ौदा, इलाहाबाद, ये बैंक, इन सामान्य बैंकों का क्या करेगा, ये रेगुलेशन करेगा, उनको नियंत्रण करेगा। किस तरीके से वो आगे भी पता चलेगा आपको, उनकी देखरेख करेगा। इसी के साथ अगर कोई बैंक नया खुलना है, अगर कोई बैंक खोलना चाहता है तो उन बैंक को खोलने के लिए, निजी बैंक को खोलने के लिए ये क्या देता है, आज्ञा पत्र देता है। आज्ञा पत्र का मतलब चलिए आप खोल लीजिए। तो उसके हिसाब से जो भी कंडीशन रखते होगा आरबीआई, अगर वो कोई फॉलो कर रहा है तो वो उसको क्या कर देगा, बैंक खोलने की परमिशन दे देगा। ठीक है। और यह है व्यापारिक बैंक। जो बैंक होते हैं, बैंक, व्यापारिक बैंक का मतलब जो व्यापारिक उद्देश्य से निर्मित होते हैं। व्यापारिक बैंक का मतलब जैसे कोई बैंक है वो लोन देता है और फिर उससे जो है इंटरेस्ट लेता है, तो वो एक तरीके का व्यापार है। तो व्यापारिक बैंक जो होंगे आपको अंतिम ऋणदाता होता है ये। अगर कोई बैंक डूब रहा है, उसका व्यापार नहीं चल पा रहा या फिर वो बेकार होता चला जा रहा है, तो ऋण देकर उसको बचाने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। देखा है ना आपको, कोई बैंक अगर डूबता है तो आरबीआई उसकी मदद करता है, हेल्प करता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये बैंकों का बैंक, जो छोटे छोटे बैंक है, सामान्य बैंक जो है, उनका नियंत्रण करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको जो है बैंक खोलने की इजाज़त भी देता है कोई मानता है तो। और आपका व्यापारिक बैंक जो है उनको अंतिम ऋणदाता, अगर कोई दिक्कत है तो ऋण यही देगा। ठीक है, यही ऋण देगा। इसको बनाइए जल्दी। समझ रहे हैं ना आप। तो आपका नियंत्रण करना, इनका इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना, ये सारे काम कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई के कार्य हैं। निरीक्षण का मतलब इंस्पेक्शन करता है कि कोई बैंक किस तरीके का चल रहा है, वो देख सकता है जब उसकी मर्जी है कि ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि उसमें जो है अगर वो पैसा डूब रहा है तो वो सरकार जिम्मेदार हो जाती है कि वो बैंक डूब गया, तो सरकार के बैंक के रूप में काम कर रहा है तो वो उन छोटे बैंकों को भी देखेगा, क्योंकि उसमें लोकल जनता का पैसा जमा होता है। इसलिए आरबीआई की जिम्मेदारी बन जाती है देखना। साख एवं मुद्रा का नियंत्रण, जैसे मैंने अभी बताई है आपको, साख एवं मुद्रा का नियंत्रण, वही कि इसको आप थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में समझो। मुद्रा का नियंत्रण का मतलब ये है एक इस्टेब्लिशपन होना चाहिए। ये नहीं कि आप लगातार पैसा छाप रहे हो या फिर लगातार पैसा छापने के क्रम में, जैसे फॉर एग्जांपल डिपेंड होता है कि बाजार में किसके पास कितना पैसा है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आरबीआई ये निर्धारित करता है कि जो बाजार है, बाजार का मतलब जो समाज है, देश है, उसमें कितना पैसा होना चाहिए, कितना नहीं, ये कौन देखता है, वो देखता है आरबीआई। वो कैसे देखता है अभी आप नहीं समझोगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक टॉल्स बता रहा हूं कि अगर किसी के पास पैसा है
तो वो ज़्यादा है तो वो कम कौन कर देता है, आरबीआई कर देता है इनडायरेक्टली वे में। कम है तो ज़्यादा कैसे कर देता है, वो भी आरबीआई कर देता है डायरेक्टली वे में, इनडायरेक्टली वे में, दोनों वो भी समझेंगे आगे। देखो कैसे करता होगा, जैसे किसी कोई वो है व्यक्ति है, जैसे मैं ही हूँ, मुझसे समझ जाएंगे आप, मैं व्यापारी हूँ। अब जो है मैं व्यापारी हूँ तो एक बैंक है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है अपने बैंकों से, जो सामान्य बैंक हैं उनसे कहेगा कि आप जो है लोन बहुत सस्ता कर दो। क्या कर दो, लोन बहुत सस्ता कर दो। और जब लोन सस्ता कर देंगे, अगर उसका लोन 1% है 2% है तो हर कोई क्या लेगा, पैसा लेगा बैंकों से। और जब वो पैसा लेगा तो लोगों के पास क्या हो जाएगा, उस स्थिति में पैसा हो जाएगा, ठीक है। और पैसा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मुद्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कई बार क्या होगी, जब बहुत सारा लोन ले लेंगे लोग तो बहुत पैसा हो जाएगा बाजार के पास, समाज के पास। तो उस स्थिति में जो है आरबीआई को पता चलेगा बहुत पैसा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उस स्थिति में वो हाथ खींच लेगा। क्या कर लेगा, जब वो लोन 1% 2% दे रहा था, अब वो क्या कर देगा, लोन को बढ़ा के 10% 20% कर देगा। तो लोन फिर नहीं लेंगे लोग, तो जो पैसा है वो पैसा फिर घूम के वहीं आ जाएगा, फिर वो पैसा नहीं जाएगा समाज के अंदर, बाजार के अंदर। तो वो अपने हिसाब से जो है इसको नियंत्रण करता है। वो अभी टूल्स हैं बहुत सारे ऐसे जो मैं आपको बताऊंगा जिनको समझना है। जैसे वो टूल्स क्या क्या हैं कि आपका SLR हो गया, CRR हो गया, ये बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आपको समझने हैं। तो इसको आप थोड़ा सा लोकल हल्के वे में समझ लीजिएगा। आगे जो पढ़ेंगे हम एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जो विदेशी दर होती है, विदेशी विनिमय दर जो होती है, विनिमय रेट। एक्सचेंज रेट जो होता है, एक्सचेंज रेट विनिमय दर जिसको बोलते हैं, इसको भी क्या करना होता है, विनिमय दर को इस्टेब्लिश करना होता है। क्यों, क्योंकि अगर आज हमारा डॉलर $1 हमारे 70 रुपये देने पड़ते हैं तो इससे हमें नुकसान है ना। कल के दिन 80 देने पड़ सकते हैं, 90 देने पड़ सकते हैं, 100 रुपये देने पड़ सकते हैं $1 के कंपेयर में। तो वो हमारे देश की एक दिक्कत है। कहने का मतलब ये है कि वो अगर हम कोई चीज़ वहाँ से विदेश से खरीदेंगे जहाँ पर डॉलर चलता है, तो हमें उसकी ₹1 की चीज़ के लिए कितने देने पड़ेंगे, 100 रुपये देने पड़ेंगे हमारे अपने। तो उसके जो विनिमय रेट है उसको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। ये भी इसका किसका काम था, ये भी आरबीआई का काम है। जो एक्सचेंज रेट जो बढ़ता रहता है, मतलब कि हमारे या फिर एक मुद्रा की तुलना में दूसरे मुद्रा का मूल्य, तो वो आपका एक विनिमय दर होती है। तो विनिमय दर जो अगर बढ़ती चलेगी, अगर आज पहले कभी इतना नहीं था, अमेरिका का डॉलर 70 रुपये, पहले कभी 65 भी था, 60 भी था, लेकिन कोशिश करती है ज़्यादा ना बढ़े। सऊदी का रियाल देखिए, अगर रियाल से आप समझेंगे तो 20 हो चुका है, 19 हो चुका, पहले कभी 15 भी था, 14 भी था, 11 भी था। तो कोशिश करती रहती है सरकार, आरबीआई जो है इसको एक्सचेंज रेट को ज़्यादा ना बढ़ने दे। इसी के साथ जो है आपका इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। 1970 से ये जो है आपका काम कर रही है लगातार इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन। 1970 से ही काम कर रही है। इस इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब कि महंगाई को कम से कम करना है। महंगाई को कम का करना, वही मुद्रा को ज़्यादा नहीं देना है, उसको नियंत्रित करना है। मुद्रा अगर ज़्यादा दोगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आगे जो है फॉरेन रिजर्व का मतलब यही कि विदेशी मुद्रा भंडार लिख लीजिएगा। और विदेशी मुद्रा भंडार, इसका मतलब यह है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार को सुनिश्चित करना है, क्योंकि अंतिम बैंक है इसको भंडारित करने का। अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो हम खत्म है, फिर हम कहाँ से किसका निर्यात दे पाएंगे। जैसे कोई व्यापारी हैं, बहुत व्यापारी हैं जो विदेश से व्यापार करते हैं, तो उनको तो क्या देना है, उनको तो डॉलर देना है, उनको तो पाउंड देना है, उनको तो रियाल देना है। सऊदी वालों को तेल खरीद रहे हैं हम सऊदी की कंट्रियों से या फिर गल्फ कंट्रियों से, तो वो हमारा रुपया थोड़ी लेंगे, वो अपने रियाल लेंगे। सोना दे नहीं सकते, क्योंकि सोना देना लेना जो है बंद कर दिया गया है इंटरनेशनल रूल के हिसाब से। आप पैसा ही दोगे, उनकी करेंसी दोगे, भले ही वो कैसे एकत्रित करो। तो वो आपका सारा फाइनल तौर पर जो एकत्र करता है वो कौन करता है, फॉरेन आरबीआई करता है, विदेशी मुद्रा भंडार। क्यों, क्योंकि व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये पैसा हमारे पास नहीं होगा तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, हम अपना देश नहीं चला पाएंगे। तेल कैसे लेंगे, बाहर से जो टेक्नोलॉजी लेते हैं या फिर कोई मशीनें लेते हैं या फिर कोई हथियार लेते हैं, तो ये कैसे लेंगे, सब पैसा उन्हीं को देना होता है जो हमारे पास आता है। चाहे वो विदेशी लोग भेजते हैं, सऊदी वाले भेजते हैं जो सऊदी में वर्क करते हैं, तो हम अपने यहाँ रख लेते हैं।
वो जो है अमेरिका के अंदर जो काम कर रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर जो काम कर रहे हैं वो भेजते हैं, वो हम अपने पास रख लेते हैं, उसी से हम व्यापार करते हैं। ये पूरा सिस्टम ऐसे ही घूमता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ चुका है आरबीआई के फंक्शन में। और क्या है, अर्थव्यवस्था के विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य भी जो है सरकार ने, अर्थव्यवस्था के विकास, जो देश की अर्थव्यवस्था है का विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य भी सरकार ने जो है किसको सौंप रखा है, आरबीआई को सौंप रखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये काम भी सब सरकार ने इन्हीं को सौंप रखा है, तो खुद क्या करती होगी? खुद भी करती है काम, ऐसा नहीं है, विकास का काम और प्रोत्साहन का काम खुद भी करती है, आरबीआई भी करती है। तो आरबीआई किस तरीके से करती है? आरबीआई जो करती है वो कैसे, जैसे कि हमारे यहाँ पर व्यापार को मजबूत कर जैसे ईडीबी खोला गया था, ईडीबी बैंक खोला गया। ईडीबी का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये उद्योगों से रिलेटेड है, मतलब कि इंडस्ट्रियल का मतलब जो उद्योगों के काम में लगे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और लोन लेकर जो है व्यापार करें, और व्यापार होगा तो उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे अर्थव्यवस्था को विकास और प्रोत्साहन होगा। तो आपका ईडीबी जो है उद्योगों से रिलेटेड, जो उद्योगों का, इंडस्ट्री का जो काम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लें। आप देखते भी होंगे ऋण लेते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन, लेकिन दे नहीं पाते हैं, तो उससे वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन है ये रूल कि आप जो है जो इस तरह का कार्य करते हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, वो उत्पादन कार्य करेंगे जिससे कि जीडीपी बढ़ेगी। ईडीबी हो गया, सीडीबी हो गया। सीडीबी भी आपका स्मॉल जो है इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल का मतलब छोटे जो उद्योगपति हैं, छोटे जो हैं, उन छोटे को जो है बड़ा करना है। जैसे मैं अगर उद्योगों का काम करना चाहूँ तो मैं लोन ले सकता हूँ, फिर लोन लेके कोई उद्योग लगा सकता हूँ। तो मेरे पास अगर इतनी समझ है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, सरकार आपका पूर्ण सहयोग करेगी, जिससे कि मैं उत्पादन कार्य में लगूँ, उत्पादन कार्य जीडीपी में जुड़ेगा तो जीडीपी का विकास और प्रोत्साहन होगा। तो ऐसे बैंक खोल रखे हैं, ईडीबी, सीडीबी, लोगों को पता नहीं होते हैं बैंक, जिससे लोगों को लोन का पता नहीं है। तो कहाँ से, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा कहाँ से मिलेगा उनको पता नहीं होता है। पैसा सरकार देती है ये भी उनको पता नहीं होता है। सरकार से किस तरीके से ले जाता है ये भी नहीं पता होता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें पता होगा क्या कैसे होता है, तो कभी कोई मार नहीं खाता है। जिनको पता होता है वो कभी मार नहीं खाते, वो व्यापार कर लेंगे पैसे ना होने के बाद भी। सीडबी बैंक हो गया, ईडीबी बैंक हो गया। इसी तरीके से नाबार्ड का मतलब जो है, जो सरकार जो है कृषकों को, आरबीआई जो है कृषकों को क्या देती है? ऋण देती है। कृषकों को ऋण का मतलब किसान है कोई, क्या करे? कार्य करे, कृषि से रिलेटेड उत्पादन करे, गेहूं का, गन्ने का, फिर वो बिके, फिर वो वही सेम आपका कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो फिर वो भी इकोनॉमी में जुड़ती है। कृषि भी, हमारा तो देश भी वैसे कृषि प्रधान देश है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारे काम जो है विकास और प्रोत्साहन के सरकार ने आरबीआई को भी सौंप रखे। आरबीआई अपने तरीके से तो समय समय पर इनके माध्यम से, लोन डिस्ट्रीब्यूट के माध्यम से जो है विकास और प्रोत्साहन का काम करता है। क्योंकि नाबार्ड जो है जब कृषकों को लोन देगी तो कृषक जो है अपना जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह का जो है कार्य करेंगे, सिंचाई अच्छे से करेंगे, अच्छे से फसल करेंगे, पैदावार करेंगे, बीज लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इससे क्या है, देश का विकास होगा। क्या होगा? देश का विकास होगा। तो मैंने आपको जो आज बताए हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब कार्य क्या करती है आरबीआई, तो ये आरबीआई के इतने सारे कार्य हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग को अभी जो है बहुत माइनर से है ये चीज़ें, लेकिन आपको ध्यान रखना बहुत और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे समझनी है। अभी तो स्टार्टिंग है सिर्फ इसकी। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको ठीक लग रहा हो, समझ में आता हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जो समझ में नहीं आ रहा है तो लिखिएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो भी लिखिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा, रेड जो है ना, इसको आप प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा। अभी कर दिया? चलो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं।